हेलो व्यूअर्स, जब हम जीएस पेपर 4 की बात करते हैं, एथिक्स के पेपर की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है कि जब एथिकल डायलामाज हमारे सामने आते हैं, जब हमारे सामने नैतिक द्वंद्व होता है, तो हम अपना झुकाव किस तरीके से रखें। प्रश्न को जो थीम है, जो प्रश्न का सार है, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, संवैधानिक मूल्यों को किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जान जाते हैं, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट रहा है और उसमें जो आइडियल्स हमारे रहे, जिससे कि हमें आर्टिकल 51A में भी, जो कि हमारी ड्यूटीज से जुड़ा हुआ है, अगर हम उन वैल्यूज़ को जान जाते हैं तो निश्चित रूप से अपने हम झुकाव को स्पष्ट कर सकते हैं और एथिकल डायलेमा से हम बाहर निकल करके अपने प्रश्न की जो मांग है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। हालांकि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से इथिकल गवर्नेंस से जुड़ा हुआ कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी आर्टिकल या अनुच्छेद नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हमारे संविधान में हैं और जिनके माध्यम से हमें इंटीग्रिटी या सच्चरित्रता, ऑनेस्टी, मॉरल कंडक्ट और सिविल सर्विसेज जो हमारे होते हैं, सिविल सर्विसेज के अधिकारी, उनका क्या कंडक्ट होना चाहिए, नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे एक ऐसी बुनियाद, फाउंडेशन पड़ती है जो कि अकाउंटेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की जो है फाउंडेशन रखती है। तो हम इस पूरे वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि इथिकल गवर्नेंस क्या होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हैं, जिनके माध्यम से हम इथिकल डायलेमास के जो प्रश्न हैं उनको हम जीएस पेपर 4 में, जो कि यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 4 और यूपीएससी का जो जीएस पेपर 4 है, दोनों के लिए समान रूप से आपके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। आप इसको अगर एक तरीके से आपके लिए एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा भवन में जाने से पहले अगर आप इसका रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने जा रहा है। आपके प्रश्न की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे, प्रयास अच्छा लगे, तो निश्चित रूप से लाइक करें और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि इसका लाभ जो है हिंदी माध्यम के जो प्रतियोगी हैं उन सभी को मिल सके। और हमारा जो प्रयास है वो किसी प्रकार का आर्थिक लाभ कमाना नहीं है, हम सिर्फ इस चैनल के माध्यम से उन प्रतियोगियों तक पहुंचना चाहते हैं जो किसी कारण से कोचिंग की सेवाएं नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और कई बार जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग कराने वाले प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अब पेड कार्यक्रम है, वहाँ पर फ्री कोर्सेज अब अवेलेबल नहीं है, जो कि अगर कुछ फ्री कोर्सेज अवेलेबल भी हैं तो वो समय के अनुरूप अब अपडेटेड नहीं हुए हैं, पुराने वीडियोज़ हैं। हम नए वीडियोज़ के माध्यम से उस गैप को ब्रिज करना चाहते हैं। हमारा कोई उद्देश्य इस प्रकार का नहीं है कि इससे कोई आर्थिक लाभ कमाया जाए। जो भी हम यथासंभव व्यक्तिगत स्तर पर सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों के लिए कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम इथिकल गवर्नेंस की बात करें तो इथिकल गवर्नेंस एक ऐसे सिस्टम को बताता है जिसमें जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी नौकरशाही है, जो हमारे अधिकारी हैं, जनसेवक हैं, या जो हमारी संस्थाएं हैं, या जो प्रशासक हैं, वो किस चीज़ को बनाए रखते हैं, इथिकल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हैं, यानी उसको बनाए रखते हैं। और वो इथिकल प्रिंसिपल्स क्या है? इंटीग्रिटी है, यानी आपकी सच्च चरित्रता है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी, आपकी जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है। और जब ये आप करते हैं, जब इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जब आप पब्लिक के इंटरेस्ट की सर्वे यानी सेवा दे रहे होते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि इंटीग्रिटी के साथ कार्य करना है, ट्रांसपेरेंट होकर कार्य करना है, अकाउंटेबिलिटी रखना है, और ताकि करप्शन कम से कम हो और पब्लिक का जो वेलफेयर है, पब्लिक के जो इंटरेस्ट हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकें। और इसके लिए आवश्यक है कि जब आप डिसीजन करते हैं, निर्णय लेते हैं और पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, नीतियों को लागू करते हैं, तो वो फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, लाभकारी हों उन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए जिनके लिए वो नीतियां बनाई गई हैं, जिनके लिए वो नीतियां लागू की जा रही हैं, जिनके लिए वो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ऐसे निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो डायलेमा है, जो इथिकल डायलेमा है कि आपके व्यक्तिगत इंटरेस्ट आपको रोकते हैं आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए, जबकि आपका कार्य क्या करना है, इथिकल गवर्नेंस की तरफ बढ़ना है,
आपको इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक जो है फुलफिल करना है, और उसी के लिए आवश्यक है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल से आप अच्छी तरीके से परिचित हों कि आपको क्या कार्य करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन वैल्यूज से अच्छी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो और उसके प्रति आपका झुकाव हो। तो कुल मिलाकर के अवॉइडिंग जो है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोकने के लिए हम एथिकल गवर्नेंस टर्म का यूज़ करते हैं। और एथिकल गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम पब्लिक के इंटरेस्ट को, पब्लिक के विश्वास को जब हम पूरा करने की बात करते हैं, तो जो क्रूशियल होने के चलते, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जब तक आप इस क्रूशियल पॉइंट को पूरा नहीं करेंगे, जब आप इसे इंश्योर नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप पब्लिक ट्रस्ट को जो है कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और जब गुड गवर्नेंस की बात आती है, अच्छे अभिशासन की बात आती है, तो उसकी ये पहली शर्त है कि आप जो है पब्लिक ट्रस्ट पे काम करें, आप जो है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। व्यक्तिगत इंटरेस्ट को आपको बैक फुट पर रखना होगा। आपका जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, जब आपके व्यक्तिगत लाभ, निजी इंटरेस्ट आपका भारी पड़ने लगता है, आप उसको प्राथमिकता देने लगते हैं, प्रायोरिटी देने लगते हैं पब्लिक के हितों पर, जनहितों पर, तो निश्चित रूप से वहीं से करप्शन जो है उभर के सामने आता है। लेकिन जैसे ही आप अपने व्यक्तिगत हितों की तिलांजलि दे देते हैं और जनहितों के सरोकार से अपने को जोड़ लेते हैं, तो कैसा होता है, इथिकल गवर्नेंस आपके सामने उभर करके आती है। और इसके लिए आवश्यक है कि इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, यानी जो संस्थाएं हैं वो प्रभावी रूप से कार्य करें। और प्रभावी रूप से तभी वो कार्य कर सकती हैं, या प्रभावी रूप से तभी वो कार्य करती हैं जबकि वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स हो, नागरिकों के हितों के लिए वो अच्छा कार्य कर रही हैं, तो निश्चित रूप से उनकी फंक्शनिंग जो इंस्टीट्यूशंस की है वो अच्छी हो रही है। और अगर नागरिकों को उससे फायदा नहीं हो रहा है, नागरिकों का लाभ नहीं हो रहा है, नागरिकों के इंटरेस्ट में, हितों में निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं, तो फिर वो आपका लिए एक इथिकल गवर्नेंस नहीं हो सकता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि स्पष्ट रूप से इथिकल गवर्नेंस के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन हमारे जो मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य, जो प्रियम्बल्स में है, जो फंडामेंटल राइट्स में है, जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, इसी तरीके से अलग अलग संवैधानिक प्रावधानों को अगर हम देखें, तो हर जगह हम इथिकल गवर्नेंस के इसेंस को, भाव को पकड़ सकते हैं, और उन आर्टिकल्स को इथिकल गवर्नेंस के तौर पर हम अपने प्रश्नों को सप्लीमेंट करने के लिए, अपने प्रश्नों को में इथिकल गवर्नेंस के कंटेंट को उभारने के लिए और भारत के संवैधानिक मूल्यों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो कि इथिकल गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ब्रॉडर गोल्स ऑफ सोशल जस्टिस। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान है हमारे प्रियम्बल में, जो कि प्रस्तावना में भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। इक्वलिटी की बात की गई है, आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी से ही संबंधित है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई, समावेशी विकास की बात की गई है। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जिनको हम अपने प्रश्न में ला करके इथिकल गवर्नेंस को दिखा सकते हैं। फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बात करें, तो आर्टिकल 38, अगर आर्टिकल 38 की बात की जाए, तो आर्टिकल 38 जो है वो हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताता है कि हमारे लिए प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी किस तरीके से हम जनता के कल्याण को प्रोत्साहन दे सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, वो आर्टिकल 38(1) में दे रखा है। और ये आर्टिकल 38(1) जो है राज्यों को आदेश देता है, डायरेक्ट करता है कि सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर अ प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय इंश्योरिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी आर्टिकल 38 ये कहता है, अनुच्छेद 38(1) ये कहता है, राज्य को ये आदेश देता है, निर्देशित करता है कि उसे एक सामाजिक व्यवस्था को यानी लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना चाहिए। और ये इथिकल गवर्नेंस इज फंडामेंटल टू अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। और ये हम तभी अचीव कर सकते हैं जब इथिकल गवर्नेंस हो, क्योंकि जब हम सामाजिक न्याय करेंगे, आर्थिक न्याय करेंगे, राजनीतिक न्याय करेंगे, तो निश्चित रूप से हितों का टकराव होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एथिकल डायलेमा आएगा। उस एथिकल डायलेमा में आपके वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े हो सकते हैं, आपके व्यक्तिगत इंटरेस्ट जुड़े हो सकते हैं, आपके सामुदायिक
वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जब आप इन सामुदायिक या व्यक्तिगत जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो आपके निजी हित हैं, उनसे उभर करके जन सामान्य के दृष्टिकोण से जब आप निर्णय लेते हैं, नीतियों को बनाते हैं, लागू करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए क्या होता है, इथिकल गवर्नेंस होता है। और इनको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, जब हम इन्हें अपना कोर बना लेते हैं। फिर अगर हम आर्टिकल 51A की बात करें, अब ये आर्टिकल 51A क्या है, सभी को मालूम है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हम इस आर्टिकल 42 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, इस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इसके इथिकल वैल्यूज पर बात कर रहे हैं। तो ये पार्ट 4A है और यहां पर ये क्या कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। अब सिटीजन नागरिक तो देश के सभी हैं, जो नौकरशाह है वो भी भारत का नागरिक है, जो राजनेता हैं, जो सरकार में है वो भी भारत के नागरिक हैं। तो एक नागरिक के रूप में ये सभी की जिम्मेदारी है कि वो जो ड्यूटी संवैधानिक रूप से हमारे लिए अनुच्छेद 51A में बताई गई है, वो इथिकल गवर्नेंस को इंश्योर करती है। और जब कोई नागरिक कोई नौकरशाह बनता है, ब्यूरोक्रेट बनता है, कोई अधिकारी बनता है, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है, या किसी भी स्तर पर वो अपनी सेवाएं नागरिकों के लिए दे रहा है, सार्वजनिक जीवन में है, तो उसको इथिकल गवर्नेंस को सुनिश्चित करना होता है। और वो इथिकल गवर्नेंस सुनिश्चित कर सकता है सेवरल ड्यूटीज इनडायरेक्टली प्रमोट इंटीग्रिटी। और फिर इथिकल बिहेवियर, जैसे अगर हम बात करें 51A, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से हमको बंधे रहना है, संविधान के दायरे में रहना है, संविधान की परिधि में रहते हुए हमें निर्णय करना है, संविधान की परिधि में रहते हुए हमें नीतियां बनानी है। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, और संविधान के जो आदर्श हैं उनकी जो है हमें सम्मान करना है, और जो हमारी संस्थाएं हैं उनका हमें सम्मान करना है। तो ये जो आइडियल्स हैं वो आइडियल्स हैं क्या, वो भी आगे स्पष्ट किया गया है आर्टिकल 51AB में। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल। अब हमारे संविधान में ये बात कही गई है ड्यूटीज के अंदर कि वो आइडियल्स जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमको प्रेरित किया, वो आदर्श क्या थे? एक ऐसा समाज जो समता मूलक समाज हो, एक ऐसा समाज हो जो समावेशी समाज हो, एक ऐसा समाज हो जो जन कल्याण से जुड़ा हुआ हो, एक धर्मनिरपेक्ष समाज हो, एक समाजवादी समाज हो जहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये वो सारे हमारे आदर्श हैं। इसी तरह के समाज में जाति व्यवस्था के जो दुष्प्रभाव रहे हैं उसके विरुद्ध गांधी जी ने निरंतर जो है जाति व्यवस्था के विरुद्ध जो है कार्यक्रम किया, उन्होंने उपवास रखे हैं। तो वो हमारे आदर्श हैं। तो उन आदर्शों से प्रेरित होकर के हमको अपने निर्णय को करना है और आगे सरकार की नीतियों में उसे लागू कराना है। फिर आर्टिकल 51AC कहता है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हमें देश की जो संप्रभुता है उसको बनाए रखना है और उसका संरक्षण भी करना है, साथ ही साथ देश की एकता को बनाए रखना है। अब देखिए, देश की एकता और अखंडता, भारत विविधताओं से भरा देश है, भौगोलिक विविधता भी है, सांस्कृतिक विविधता भी है, और ऐसी विविधतापूर्ण डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी इसमें ये बात की जा रही है कि हम विविधतापूर्ण समाज भी हैं, हम विविधतापूर्ण संस्कृति से भरे भी हैं, हमारी भौगोलिक विविधता भी है, आर्थिक रूप से भी हमारा समाज विविधतापूर्ण है, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं असमानता है। कुछ लोग बहुत अधिक संपन्न हैं, समृद्ध हैं, वहीं दूसरे लोग कम समृद्ध हैं, कम संपन्न हैं। इसी तरह क्षेत्रवार भी अगर हम देखें तो ये विभिन्नता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक हर रूप में दिखती है। लेकिन इस सारी विविधताओं के बावजूद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारा जो है गोल रहा है, किनका? आइडियल्स रहा है उन लोगों को जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया। तो हम अपनी यूनिटी को, अपनी संप्रभुता को कब संरक्षित रख सकते हैं? जब हम इन नोबल आइडियाल्स को, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श रहे हैं, और तभी हम देश की इंटीग्रिटी यानी अखंडता को भी बनाए रख सकते हैं और संरक्षित रख सकते हैं। फिर आर्टिकल 51AJ कहता है कि टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी हमें उत्कृष्टता को प्राप्त करना है व्यक्तिगत जीवन स्तर के सभी आयाम में और सामुदायिक जीवन की सभी गतिविधियों में। तो ये हम तभी कर सकते हैं, ये भी जब हमारी नीतियां इस तरीके की समावेशी हो कि सभी के लिए विकास करने के समान रूप से अवसर उत्पन्न हो और सभी लोग विकास की भागीदारी में हिस्सा लेते हुए आगे बढ़ सकें। फिर आर्टिकल 311
देखिए 311 जो है संविधान का अनुच्छेद है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको सिर्फ हम एक दृष्टि से देखते हैं, यूनिफोकल होकर देखते हैं, लेकिन इसको हम मल्टीफोकल होकर भी देख सकते हैं। कई दृष्टि से देखा जा सकता है कि एक तरफ तो हमारा ये संवैधानिक अनुच्छेद जो है सेफ गार्ड करता है पब्लिक सर्वेंट्स को अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन, यानी सरकारें जो हैं लोक सेवकों के विरुद्ध आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकती हैं, एक पक्षीय निर्णय नहीं ले सकती हैं कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई कर दें, ताकि वो जो है अपनी सेवाओं का दायित्वों का निर्वाह जो है अनुच्छेद 311 के अंतर्गत निश्चित रूप से कर सकें। वो इम्पर्सनल होते हैं। अगर आपने नौकरशाही को पढ़ा हो तो उसमें एक इम्पर्सनल फैक्टर होता है, जो उनको अधिकारियों को, नौकरशाहों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा दल राजनीतिक सत्ता में है, बल्कि वो सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के कार्यक्रम हैं, उनको लागू करते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष के। तो सरकारें क्या कर सकती हैं, उनको अपने पक्ष में मोटिवेट करने के लिए उन्हें आर्बिट्रेरी जो है पनिश कर सकती हैं। तो उनके आर्बिट्रेरी पनिशमेंट को रोकने के लिए सरकार ने हमारे संविधान में ये व्यवस्था दी है कि आर्टिकल 311 जो है उनके डिसमिसल को, उनके रिमूवल को, रिडक्शन इन रैंक में, सिविल सर्वेंट में, वो आर्बिट्रेरी आधार पर नहीं किया जा सकता है। अब इससे उनको अपने कार्य करने की जो है स्वतंत्रता मिलती है कि वो स्वतंत्र रूप से होकर के अपने कार्य को कर सकते हैं। उनको उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है, उनकी रैंक को डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि उनको हटाया नहीं, but also ensure that they can be removed or dismissed for proven misconduct or corruption। उनको तभी हटाया जा सकता है, तभी डिसमिस किया जा सकता है कि जब कोई उनका मिसकंडक्ट या करप्शन सिद्ध हो चुका हो। तो इससे क्या आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, क्योंकि जब आप इस तरीके की सुरक्षा अपने लोक सेवकों को देते हैं, नौकरशाही को देते हैं, तो उनके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आती है, उनका एथिकल बिहेवियर जो है इंप्रूव होता है। तो एथिकल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसे हम अपने प्रश्न के अंदर जहां पर आवश्यक हो इंश्राइन कर सकते हैं या रख सकते हैं। फिर आर्टिकल 243G ये पंचायती राज से जुड़ा है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, इसको बढ़ावा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ग्रास रूट लेवल पर एथिकल और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल पर लाया जा सके। फिर इसी तरीके से 243W जो है ये हमारा जो है म्युनिसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है, और ये क्या करता है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द सिटीजन, एथिकल गवर्नेंस एट द अर्बन लेवल। क्योंकि हर नगर की, हर सिटी की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, उसके अपने रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं। तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय रिसोर्स या संसाधनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की कार्यक्रम को बनाना और लागू करना, ये पार्ट है एथिकल गवर्नेंस का, ताकि जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। आवश्यक हमें, हमारे ज़िले को आवश्यकता है या हमारे अर्बन एरिया को आवश्यकता है एक फुट ओवर ब्रिज की है, और हम एक जो है अंडरपास बना के लिए बिल पास कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से एथिकल गवर्नेंस नहीं होगा। तो जो जिस शहर की आवश्यकता है, जिस सिटी की आवश्यकता है, उसके अनुरूप किया जाए, उसके लिए आर्टिकल 243W है। फिर आर्टिकल 265, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यू कैन से कि हम टैक्स जो है, जो एक प्राधिकार है, जो एक कानूनी प्रक्रिया है टैक्स लेने की, उसी के आधार पर सरकारें टैक्स ले सकती हैं। सरकारें आर्बिट्रेरी या अनलॉफुल तरीके से टैक्सेस नहीं ले सकती हैं, बल्कि उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार संसद में टैक्स लाती है या विधानसभाओं में टैक्स लाया जाता है, और उसके आधार पर टैक्स या लेवीज जो है लगाई जाती है। तो ये इथिकल टैक्सेशन हुआ, यानी सरकारें मनमाने ढंग से टैक्स नहीं लगा सकती हैं, मनमाने ढंग से रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर सकती हैं, बल्कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, एक उसका प्राधिकार है, और उस प्राधिकार के आधार पर वो ये कार्य किया जाता है। फिर आर्टिकल 266 ये कंसोलिडेशन फंड की बात कर रहा है, पब्लिक अकाउंट फंड की बात करता है ये आर्टिकल, और इसमें सरकार की आय और व्यय जो है उसके खर्च को दिखाया जाता है कि किस तरीके से सरकार के पास फंड आया और किस तरीके से सरकार ने खर्च किया। उसके लिए एक विधिक प्रक्रिया है, और इस तरीके से फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को और अकाउंटेबिलिटी को जो है हम एस्टैब्लिश करते हैं। और ये एथिकल गवर्नेंस का ही पार्ट है कि जनता का सेवा जो है, जनता का जो धन है, वो
सही तरीके से प्रयोग किया जाए जन कल्याण के कार्यों में। वो व्यर्थ नहीं खर्च होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका व्यर्थ रूप से प्रयोग करेंगे तो भी वो जनता के, क्योंकि जनता के टैक्स हैं वो, तो जनता के टैक्स को अगर आप व्यर्थ खर्च कर रहे हैं तो वो भी वो जनता के कल्याण में नहीं यूज हो रहा है। और अगर उसमें किसी प्रकार का करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो निश्चित रूप से वो भी जो है इथिकल गवर्नेंस का पार्ट नहीं हो सकता है। फिर आर्टिकल 365, अब ये 356 क्या है? ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। सर्वाधिक आप कह सकते हैं भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उस पर सर्वाधिक चर्चा जो की गई है वो 356 पे की जाती रही है, आलोचनाएं भी इसकी होती रही हैं। लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये भी इथिकल गवर्नेंस के लिए एक प्रकार से आधार हो सकता है, क्यों? टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एट द स्टेट लेवल। अगर चूंकि भारत में जब प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया है तो इस प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि जो सरकार है उसे विधानसभा में जनता का बहुमत प्राप्त हो, और जनता का बहुमत प्राप्त होगा तभी वो सरकार हमारी जनता की सरकार है। अगर उसने विधानसभा में उसके प्रतिनिधियों ने बहुमत खो दिया है तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है हमारे हितों का ख्याल नहीं रखेगी, नागरिकों के हितों का ख्याल नहीं रखेगी। इसको इंश्योर करने के लिए प्रेसिडेंट रूल्स को जो है लाया जाता रहा है। तो ये भी एक तरीके से इथिकल गवर्नेंस का ही पार्ट है। फिर बहुत सारे सरकार ने नियम बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं जो इथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। इन्हीं में से एक है RTI एक्ट, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी और ओपननेस को जो हम लेकर के आते हैं कि किस प्रकार से वो फंक्शनिंग कर रही हैं। फिर CWC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोकपाल है, वेरियस एंटी करप्शन एजेंसीज हैं, ED है, CBI है। तो ये सब क्या है? ये सब भी हमारी इथिकल गवर्नेंस को बढ़ावा देती हैं अगर इनका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा। अगर ये दुरुपयोग किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इथिकल गवर्नेंस का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नागरिकों के हितों से इनका अगर प्रयोग किया जा रहा है, विधि सम्मत किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये इथिकल गवर्नेंस के ही भाग में आएंगे। फिर हमारा आधार सिस्टम, देखिए आधार भी इथिकल गवर्नेंस का एक बेहतरीन आदर्श कह सकते हैं, नमूना कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से जो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट ट्रांसफर होना शुरू हुआ, उसके चलते जो लीकेजेस थे वो बहुत कम हो गया, करप्शन कम हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, करप्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, उसमें बहुत कमी आई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं आधार सिस्टम। फिर इसने वित्तीय समावेशन भी किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी किया है, जिसके चलते लोगों का वित्तीय आधार बढ़ा है, वित्तीय जागरूकता आई है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इथिकल गवर्नेंस का पार्ट है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे सेबी है, इसी तरीके से कंपनीज एक्ट है, ये सब गाइडलाइंस जारी करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। इथिकल कंडक्ट होता है हमारा बिजनेस प्रैक्टिसेस में, तो ये भी भारत में किए गए हैं। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज बन करके आ रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्लोबल बॉइलिंग में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज है, विभिन्न ओजोन परत में जो है क्षरण है। तो ये सारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़े हुए तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। और फिर प्रदूषण से जुड़े हुए विभिन्न सरकार ने उपबंध कर रखे हैं, विधेयक बना रखे हैं, जैसे जल प्रदूषण है, इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियम है। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जंगलों के लिए किस प्रकार से जंगलों में रहने वाले लोगों के जो अधिकार है और इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंट का संरक्षण है और वहाँ रहने वाले लोगों के से जो हित हैं उनको सेफगार्ड करना और इन्वायरमेंट का जो है सस्टेनेबल सिक्योर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इथिकल गवर्नेंस के पार्ट बनती हैं। फिर ई गवर्नेंस का जो इनिशिएटिव है, खास करके UPI, इसने एक इथिकल गवर्नेंस के रूप में आप ले सकते हैं कि इससे पेमेंट जिस तरीके से सरल और सुलभ हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ रहा है। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है, जिसके माध्यम से हम सर्विसेज को बहुत ही इफिशिएंटली जो है प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वो इथिकल गवर्नेंस का ही पार्ट है। इससे ब्यूरोक्रेटिक जो डिपेंडेंस और हर्डल है वो भी कम हो रहा है। तो सरकार इसके माध्यम से जो है ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट में लेकर के आ रही है, प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ऑक्शन वगैरह में अगर आप देखें तो आज डिजिटली आप ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं, जिसके माध्यम से कम भ्रष्टाचार की संभावना है। फिर पॉलिटिकल इंटीग्रिटी, कि पब्लिक वेलफेयर के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर पब्लिक वेलफेयर को प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना, ये किसी भी देश के लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट होता है और इसके ही आधार पर हम इथिकल गवर्नेंस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वो सारे
महत्वपूर्ण अनुच्छेद या नियम और कानून थे जो इथिकल गवर्नेंस के लिए या जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कंबाइन कराते हैं, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि इथिकल गवर्नेंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें निरंतर एफर्ट की आवश्यकता होती है, कंटिन्यूअस एफर्ट की आवश्यकता होती है, और एक प्रकार का हमें कल्चर बनाना पड़ता है कि इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ, अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ, ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ, ताकि लोग निरंतर जो है इथिकल गवर्नेंस के प्रति जो है प्रेरित होते रहें और उस दिशा में अग्रसर का होकर के जन कल्याण के लिए कार्य करते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।